एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे होंगे। आज जो हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। अलग कैसे है? क्योंकि हाल के वर्षों में मैंने विशेष रूप से अपने YouTube चैनल पे ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला है जिससे आपके कॉन्सेप्ट एक बड़े लेवल पे क्लियरेंस हो सके। मैं कई बार बच्चों के माध्यम से किसी टॉपिक को समझना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर आप किसी वीडियो को सर्च करते हैं या यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ढेर सारे विकल्प आ जाते हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आता है कि आपके लिए सबसे बेहतरीन कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विशेष रूप से कि अगर आप मौलिक अधिकार से रिलेटेड किसी वीडियो को सर्च करते हैं या यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आपको कई वीडियो आ जाएंगे, लेकिन आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि सबसे बेहतरीन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वीडियो कौन सा है। तो कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये हम करेंगे कि जो कंसेप्ट है आपका टॉपिक का वो क्लियरेंस हो सके, क्लियर हो जाए, और मुझे जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषाओं में आपको बताया जा सके। और आज हम जिस टॉपिक को चूज किए हैं उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे अपने टॉपिक के क्रम में। आपने अपने क्लास के दौरान या 8th क्लास में या 10th क्लास में या 12th क्लास में आपने चंपारण सत्याग्रह को काफी अच्छे से आपने पढ़ा होगा, लेकिन कई बार आपको यह समझ नहीं आता है कि वास्तविक में है क्या। कई बार आपके जो 8वीं में जब आप पढ़ रहे होते हैं या 10वीं में जब पढ़ रहे होते हैं या 12वीं में पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर अपने हिसाब से आपको बता देता है। हम इसके मेनली चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह था क्या? तो चंपारण बिहार का एक क्षेत्र है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो एक पश्चिमी चंपारण का एरिया है। किसका? आपका पश्चिमी चंपारण का एरिया है, पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है। अगर आप 20वीं सदी के प्रथम दशक में आते हैं, 20वीं सदी के प्रथम दशक में आते हैं, तो वहां चंपारण में एक समस्या चल रही थी, और ये समस्या थी वहां के किसानों की। चंपारण के किसानों की समस्या क्या थी कि चंपारण के किसान, चंपारण के कृषक नील की खेती किया करते थे। किसकी खेती? नील की खेती किया करते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या 19वीं सदी में? हुआ क्या 19वीं सदी में जब जर्मनी में कृत्रिम नील आ गया या कृत्रिम रंग आ गया, तो कहीं ना कहीं जो चंपारण के कृषक जिसका उत्पादन कर रहे थे, नीलों का उत्पादन कर रहे थे, उसकी मांग में कमी आ गई। ऑफ कोर्स होगा ही। जैसे वर्तमान के दौर में देख लीजिए ना कि अगर कोई नई पद्धति आती है तो पुराने पद्धति को आप क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो ठीक वैसा ही कहां हुआ? चंपारण में हुआ। जिस कारण जो चंपारण में जो पहले से जो यूरोप के व्यापारी थे, वे कहीं ना कहीं चंपारण के कृषकों का शोषण करने लगे। कहने का मतलब ये हुआ एक अलग प्रकार से शोषण करने लगे। और अलग प्रकार क्या था? तो पहले टॉपिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, हुआ क्या? 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ। मेरी कहानी को सुनते चलिएगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। हमने क्या बोला? अंबिकाचरण मजूमदार। और इसी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। ठीक है, उसी लखनऊ अधिवेशन में बिहार के चंपारण के कृषक नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं। कब? 1916 में। और गांधी जी को चंपारण की सारी समस्याओं से अवगत कराते हैं।
चंपारण की सारी समस्याओं से, यानी चंपारण के कृषकों की जो सारी समस्याएं होती है उससे अवगत करा रहे हैं। कौन? राजकुमार शुक्ल। और ये बताते हैं कि कैसे चंपारण के कृषकों का शोषण हो रहा है वहां के नील बागान के मालिकों के द्वारा। गांधी जी उनकी बातों को सुनते हैं और राजकुमार शुक्ल से वादा ये करते हैं कि हम चंपारण जरूर आएंगे। और उसी आमंत्रण को स्वीकार करने के बाद गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं, बिहार के चंपारण पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार का जो चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो चंपारण के जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो आश्चर्यजनक हो जाते हैं। क्यों सरप्राइज हो जाते हैं? क्योंकि चंपारण के अधिकारी पहले से गांधी जी के लोकप्रियता के बारे में उन्हें पता था। कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वहां के शासन के खिलाफ विरोध किया था और कैसे वहां के लोगों का सफल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये बात पहले से चंपारण के अधिकारियों को पता होता है। तो जैसे ही गांधी जी पहुंचते हैं तो वहां के ब्रिटिश अधिकारी गांधी जी को वापस चले जाने को कहते हैं कि आप चंपारण छोड़ दीजिए। गांधी जी ये कहते हैं कि हम चंपारण नहीं छोड़ेंगे, मुझे कैसे भी चंपारण के कृषकों से मिलना है। अंतिम में ब्रिटिश अधिकारी हार स्वीकार कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी को चंपारण में जाने की इजाजत दे देते हैं। गांधी जी चंपारण के कृषकों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और समस्याएं ये होता है कि कैसे नील बागान का मालिक कृषकों पे ये दबाव बना रहा था कि क्या बोल रहे हैं, चंपारण के नील बागान मालिक कैसे चंपारण के कृषकों पे दबाव बना रहा था कि जो आपका सबसे बेहतरीन खेती वाली भूमि है उस पर खेती करना है और उसको 3/20 जगहों पर नील की खेती करना है। इसलिए इस पूरी प्रथा को अब तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं। कौन सी प्रथा कहते हैं? तिनकठिया प्रथा। आप यहां देख सकते हैं, हम पहले से हमने आपको लिख दिया कि कहीं आपको दिक्कत ना हो। हम कौन सी प्रथा कह रहे हैं इनको? तिनकठिया प्रथा। यानी चंपारण में जो समस्याएं चल रही थी, जो वहां के नील बागान मालिक कृषकों का शोषण कर रहे थे, जो समस्याएं चल रही थी, वो कौन सी पद्धति थी? तिनकठिया पद्धति, यानी 3/20 जगहों पे करना है। ठीक है। गांधी जी उनकी बातों को जब सुन लेते हैं, उसके बाद गांधी जी के दबाव से एक आयोग बनाया जाता है और उस आयोग में गांधी जी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। और वो आयोग ये फैसला लेती है कि वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं चंपारण के कृषकों का शोषण हो रहा था नील बागान मालिकों के द्वारा। नील बागान मालिकों के द्वारा उन्हें उचित जो पैसा मिलनी चाहिए, उन्हें उचित पैसा नहीं मिल रहा था। किसके द्वारा? नील बागान मालिकों के द्वारा। साथ ही अगर कोई चंपारण के कृषक अपना खेती भी छोड़ना चाहते तो उन पर दबाव बनाया जाता कि जब तक आप इतना राशि नहीं देंगे, इतने संसाधन नहीं देंगे, तब तक आप नील की खेती नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सारी सिस्टम, ये सारी प्रणाली चंपारण में चल रही थी, जिस कारण चंपारण के किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। तो कुछ फैक्ट्स पर देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है। जो हमने बोला भी था कि ऐसा हुआ क्यों, चंपारण में इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गया था। तो
तो एक रासायनिक रंग का डेवलपमेंट हो गया था। रासायनिक रंग का कहां हुआ था? जर्मनी में हो गया था। ठीक है, एक फैक्ट पहले से हमने बोर्ड पे लिख दिया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हो रहा है? तो 1917 में हो रहे। कब हो रहे हैं? 1917 में हो रहे हैं। ठीक है, एक और बात, गांधी जी तो अकेले जाएंगे नहीं। अगर चंपारण गांधी जी गए होंगे तो अकेले तो गए नहीं होंगे, तो गांधी जी के साथ और कौन कौन से लोग जा रहे थे? तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, आप देख सकते हैं। गांधी जी के साथ कौन थे? आप देख सकते हैं, बोर्ड पर देखिए, राजेंद्र प्रसाद है, ब्रज किशोर है, महादेव देसाई है, नरहरि पारिक है, जेबी कृपलानी है, अनुग्रह नारायण सिन्हा है। ये सारे कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ थे। कहां? चंपारण सत्याग्रह में। और जब समिति का गठन किया जाता है तो गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया जाता है और वह समिति इस निर्णय पे पहुंचती है कि वास्तविक रूप से चंपारण के कृषकों का शोषण हो रहा था। और लास्ट में यह निर्णय लिया जाता है कि जो नील बगान के जो मालिक है उन्हें 25% मुआवजा देना होगा। किसको? किसानों को। ठीक है, और यही जब आंदोलन समाप्त हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को क्या कह रहे हैं? महात्मा। गांधी जी को क्या कह रहे हैं? महात्मा की उपाधि दे रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो आप क्या बोलेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया? चंपारण सत्याग्रह की समाप्ति के बाद। कई बार यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिस समय चंपारण सत्याग्रह चल रहा है उस समय भारत का वॉइसराय कौन थे? तो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। समझ पा रहे हैं? तो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था अपने आप में मील का पत्थर था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को यह लग गया कि अगर हम आम जन की समस्याओं को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को आसानी से औपनिवेशिक शक्ति के हाथों से आजाद करवा सकते हैं और एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। और इसके बाद तो भारत में महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की झर्री सी लग गई। जैसे आप अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में जानते होंगे, खेरा सत्याग्रह। तो जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो आपके सामने रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बात करेंगे। थैंक यू। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जितना भी एफर्ट किया है इस वीडियो में आपको जरूर समझ आएगा। तो आज से इतना ही। थैंक यू और शुभ रात्रि।